नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका हिंदी का रेडीनेस असेसमेंट है जो अभी कल ही हुआ है। आज इसके बारे में हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। डीबीएसई बोर्ड की मिड टर्म की परीक्षाएं अभी आने वाली हैं, अक्टूबर में आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं और इससे पहले रेडीनेस असेसमेंट करवाया गया है हर सब्जेक्ट का, ताकि आप अच्छे से पेपर के पैटर्न को समझ सकें और साथ में इससे संबंधित तैयारी कर सकें। ये आपका हिंदी का रेडीनेस असेसमेंट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं और ये आप ध्यान से पढ़कर देख सकते हैं। आपको कितना समय मिलेगा? 2.5 घंटे का समय मिलेगा और साथ में 15 मिनट आपको अतिरिक्त दिए जाएंगे ताकि प्रश्न पत्र को आप ध्यान से पढ़ सकें। साथ में आपने नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है। आपने जेल पेन या और किसी रंग के पेन का प्रयोग नहीं करना है। इस प्रश्न पत्र में आपको कुल 33 प्रश्न मिलने वाले हैं और इनको ध्यान से आपने पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपने इनके उत्तर देने हैं। यहाँ पर कुछ जो प्रश्न दिए गए हैं वो क्या हैं? एसआरटी। एसआरटी क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ही हम क्या कहते हैं? एसआरटी, जिसमें 4 उत्तर दिए होंगे। यहाँ पर 4 उत्तर दिए होंगे आपके पास और आपको सही के साथ जाना है। दूसरे जो हैं वो हैं सीआरटी। सीआरटी क्या होता है? कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स टाइप, यानी कि इसमें आपने क्या करना है? अपना खुद का उत्तर लिखना है। ये आपका सीआरटी है और ये आपका क्या है? एसआरटी टाइप के 2 प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और कुल आपके प्रश्न कितने हैं? 33 प्रश्न हैं। तो ये सारे के सारे निर्देश आपने पढ़ भी लिए होंगे, अभी अभी आपने ये परीक्षा दी है और मेरे हिसाब से ये परीक्षा बिल्कुल ठीक थी। बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न आपका मिड टर्म में आने वाला है। सिलेबस आप समझ गए हैं, पैटर्न आप समझ गए हैं और आप अपनी तैयारी जारी रखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपके पास अपठित गद्यांश दिया गया है और 2 गद्यांश आपके दिए गए हैं जिनमें से 5-5 प्रश्न पूछे गए हैं। पहले हम प्रश्न पत्र को ध्यान से देख लेते हैं। उसके बाद आपका एक अपठित काव्यांश दिया गया है, कविता की कुछ पंक्तियां हैं और वहां से भी आपके पास यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद आपका व्याकरण शुरू हो जाता है और व्याकरण में जो भी आपके टॉपिक दिए गए हैं उनसे संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव ये आप पढ़ चुके हैं। साथ में रस से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। ये पूरे के पूरे टॉपिक जो हैं आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपकी पाठ्य पुस्तक में जो भी पाठ आपको पढ़ाए गए हैं, जो भी कविताएं आपको पढ़ाई गई हैं, उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। और साथ में जो आपका व्याकरण है, व्याकरण में यहाँ पर रचनात्मक लेखन से संबंधित है। एक विज्ञापन आपको तैयार करना है, साथ में आप संवाद लेखन करेंगे और यहाँ पर आप निबंध लिखेंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रश्न पत्र है और इसको हमने एक बार देख लिया है। इस पर विस्तार से हम बातचीत करने वाले हैं ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएं। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को हम हल करने वाले हैं, लेकिन इसको हल करने से पहले जो टीचर्स के पास स्कोरिंग गाइड आती है, अगर आप उसको भी अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको अपनी मिड टर्म की परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए और भी अच्छे से मोटिवेशन मिल जाएगा। इस स्कोरिंग गाइड को देखने के बाद आप खुद सोचेंगे कि मुझे अपने लेवल्स को कैसे ऊपर लाना है और किस तरीके से मैं अपना उत्तर लिखूं ताकि मुझे अच्छे से अच्छे ग्रेड मिल सकें। और आप सभी जानते हैं डीबीएसई बोर्ड आपको अंक नहीं देता है, आपको ग्रेड देता है, आपको लेवल देता है। तो ये स्कोरिंग गाइड आइए पहले देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये स्कोरिंग गाइड है, ये टीचर्स को दी जाती है। जैसे ही आपकी आंसर शीट हमारे पास आती है, हम इसको चेक करने से पहले इसमें दिए गए सभी निर्देश को ध्यान से पढ़ते हैं। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि टीचर अपने हिसाब से नंबर देता है, अपने हिसाब से चेक करता है। किसी भी बोर्ड के द्वारा, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो डीबीएसई बोर्ड हो, टीचर्स को गाइडलाइंस दी जाती है कि आप इसी हिसाब से बच्चे को नंबर देंगे और बच्चे ने अगर कुछ भी लिखा है, कुछ भी ठीक लिखा है, तो किसी भी कीमत पर उसके नंबर नहीं काटे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम बात कर रहे थे आपके प्रश्न पत्र में 2 तरह के प्रश्न हैं। एक एसआरटी है और जो एमसीक्यू के आधार पर है, जिसमें से 4 विकल्प होंगे। एक विकल्प का आपको चुनाव करना है और दूसरे हमारे हैं सीआरटी, यानी कि उनके उत्तर आपको लिखने हैं और लिखने के बाद किस तरीके से हमें इनकी जांच करनी है, कितने लेवल देने हैं, कितने अंक देने हैं, ये पूरी स्कोरिंग गाइड यहाँ पर दी गई है। अगर मान लीजिए आपका पहला जो प्रश्न है उसमें सी जो आपका ऑप्शन है वो सही है, आपने सी ऑप्शन सही किया है, तो आपको कितने लेवल पर रखा जाएगा? 6। और ये एमसीक्यू बेस्ड है तो यहाँ पर एक ही लेवल होगा क्योंकि एक ही उत्तर सही है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक बच्चे को 6 मिल रहा है, एक बच्चे को 5 मिल रहा है, क्योंकि एक ही उत्तर सही है तो एक ही लेवल यहाँ पर होगा। ऐसे ही आप दूसरे में देख सकते हैं, अगर आपने बी सही उत्तर है, बी को अगर आपने सिलेक्ट किया है तो आपको 2 लेवल मिलेगा। तो ये सेट करके आता है हमारे पास और इसी के हिसाब से हम करते हैं। तो ये 3 जो आपके क्वेश्चन है, जब प्रश्न पत्र को हम हल करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड है तो यहाँ पर फिक्स लेवल होता है।
लेकिन जहाँ पर आपको अपना उत्तर लिखना है यानी कि कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स टास्क दिया जाएगा यानी कि CRT अगर आपका होगा तो उसमें आप लेवल देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग लेवल है। अगर कोई बच्चा ये सारे पॉइंट्स लिखता है और इसके आधार पर अपने हिसाब से अपना उत्तर बनाता है जिसमें ये सारे बिंदु शामिल होते हैं तो आपको 5 लेवल पर रखा जाएगा। अगर इनमें से कोई 2 बिंदु बच्चा लिखता है तो 3 लेवल पर रखा जाएगा, और अगर इनमें से कोई भी नहीं लिखता है, सिर्फ 1 बिंदु रखता है तो 2 लेवल पर, और कोई भी उत्तर सही नहीं देता है या उत्तर जो पूछा गया है उसके अलावा लिखता है तो कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर हर प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी हमें दी गई है। हम टीचर्स के लिए सारी जानकारी है ताकि हम अच्छे से इसको पढ़ें और पढ़ने के बाद बच्चे ने जैसा भी लिखा है तो इन नियमों के हिसाब से उनको नंबर दें। तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब हम पूरा प्रश्न पत्र हल कर लेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इसका स्कोरिंग गाइड के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपको अपने मिड टर्म की परीक्षा में या फिर फाइनल परीक्षा में कैसे उत्तर लिखें ताकि आपको बेस्ट लेवल मिल सके। तो ये पूरी की पूरी स्कोरिंग गाइड है, आप देख सकते हैं, और ये आपको तभी समझ में आने वाली है जब हम पूरा प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो आइए पहले अपने प्रश्न पत्र को हल कर लेते हैं, और जैसे ही हमारा प्रश्न पत्र हल हो जाएगा तो बाद में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से लेवल्स दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला जो खंड दिया गया है उसमें अपठित गद्यांश और पद्यांश आने वाले हैं। जो आपकी मिड टर्म की परीक्षा आएगी उसमें भी ऐसा ही पैटर्न रहने वाला है, ऐसा ही प्रारूप रहने वाला है। यानी कि 2 आपके अपठित गद्यांश मिलने वाले हैं आपको, 2 आपके गद्यांश होंगे और प्लस 1 आपका पद्यांश होगा, और यहाँ से कुल आपके कितने प्रश्न तैयार हो जाते हैं? 15। तो यहाँ पर पहला गद्यांश आप देख सकते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों यानी कि 1 से 5 तक का उत्तर आपको देना है। तो आपने ध्यान से इसे पढ़ना है, और आपने पहले इसे नहीं पढ़ा होगा, अपठित है तो पहले आपने इसे नहीं पढ़ा होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उसकी जानकारी पहले से होती है या पहले से हमने वो पढ़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिस्मिल्लाह खां के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, और ये NCERT का चैप्टर है। NCERT का चैप्टर है नौबत खाने में इबादत, और ये हमारा DBSE बोर्ड है तो हमारे पाठ्यक्रम में इस पाठ को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन NCERT में इस पाठ को शामिल किया गया है और वहाँ से ये गद्यांश लिया गया है। तो आइए इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं और देखते हैं किस तरह के प्रश्नों को पूछा गया है। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। तो उनके बचपन का नाम क्या था? अमीरुद्दीन। उनका जन्म बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। 5 से 6 वर्ष में ही अमीरुद्दीन अपने बड़े भाई शमशुद्दीन के साथ काशी में आ गए। अमीरुद्दीन और शमसुद्दीन के दोनों मामा हुसैन और अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक रहे हैं, और उनका पूरा परिवार संगीत प्रेमी रहा है। तो जाहिर सी बात है बिस्मिल्लाह खां को बचपन से ही संगीत की शिक्षा मिली है, और उन्होंने भी बहुत अच्छी शहनाई बजाई है। उनको भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, और जब भी शहनाई की बात होती है तो बिस्मिल्लाह खान जी का नाम जरूर आता है। रोजनामचे में काशी का बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वहीं डोडी पर होती है। तो ये जो मंदिर है उसके ऊपर एक ऐसी जगह बनाई गई है जहाँ पर कोई भी संगीत बजाने वाला जो है बैठकर आराम से संगीत बजा सकता है, और उसकी आवाज़ पूरे मंदिर में सुनाई देती है। बालाजी के उसी पुराने मंदिर में बिस्मिल्लाह खान को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता था। मंदिर जाने का रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई, तो यहाँ पर ये देखो 2 नाम आप देख सकते हैं कि यहाँ से होकर जाता था। इस रास्ते से बिस्मिल्लाह खां को जाना अच्छा लगता था। उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली। तो जब भी वो मंदिर में रियाज के लिए जाते थे और रास्ते में इन दोनों का गाना सुनते थे तो उनको बहुत ही प्रेरित होते थे और साथ में अच्छा लगता था, और इनसे उनको प्रेरणा मिलती थी। बिस्मिल्लाह खां सादगी पसंद और वास्तविक अर्थ में एक सच्चे इंसान थे। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बिस्मिल्लाह खां है, उनके जीवन के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताइए, कौन कौन से गुण थे? तो वो सादगी को पसंद करते थे, सीधे साधे थे, और साथ में एक सच्चे इंसान थे। किसी दिन एक शिष्या ने डरते हुए खां साहब से कहा, किसी दिन बिस्मिल्लाह जी से उनके शिष्या ने पूछ लिया, कहा, बाबा आप ये क्या करते हैं? इतनी प्रतिष्ठा है आपकी। प्रतिष्ठा क्या होता है? मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है। तो इनको भारत रत्न मिला था शहनाई वादन में। फटी तहमत न पहना करे। तहमत क्या होता है? लंगोटी आप कह सकते हैं। तब खां साहब ने मुस्कुराकर कहा, धत पगली, भारत रत्न हमको शहनाई पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। यानी कि भारत रत्न हमें अपनी कला के लिए मिला है, अपने संगीत के लिए मिला है, अपनी शहनाई के लिए मिला है, लेकिन लुंगिया के लिए थोड़ी ना मिला है। तो लुंगिया को फटी अगर पहन ले तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो अपने पहनावे पर इतना ध्यान नहीं देते थे। उनका मानना था कि लुंगी अगर फटी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उनका सुर फटा नहीं होना चाहिए। उनका सुर हमेशा सच्चा होना चाहिए और सुर में होना चाहिए।
उनका मानना था कि लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। बस मालिक से यही दुआ है कि वे फटा सुर न बख्शे, कि ईश्वर उनको फटी हुई धोती तो पहन लेंगे, लेकिन उनका सुर अगर फट जाएगा और उनकी कला अगर कहीं ना कहीं कला में कमी रह जाएगी तो ये उनके लिए अच्छी बात नहीं है। तो हमने जाना बिस्मिल्लाह खां जी के बारे में, और भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया था। आज भी बड़े ही आदर भाव से उनका नाम लिया जाता है, उनको याद किया जाता है। तो यहाँ पर आपने पढ़ लिया है, आप समझ गए हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे क्या है, SRT, सिलेक्ट रिस्पॉन्स टाइप। तो यहाँ पर एक ही उत्तर सही होगा। अगर आप सही करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, नहीं करेंगे तो आपका नंबर कट जाता है। बिस्मिल्लाह खां कौन थे? तो बहुत ही आसान है, वो क्या करते थे, शहनाई वादक, शहनाई बजाते थे। तीसरा विकल्प सही है। बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे? तो रियाज के लिए बालाजी के पुराने मंदिर में जाते थे, और वहाँ ऊपर एक डोडी बनी हुई थी, जगह बनी हुई थी, वहाँ पर बैठकर क्या करते थे, रियाज करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के मन में संगीत का प्रेम कैसे उपजा? जब वो रियाज के लिए जाते थे बालाजी के मंदिर में, तो बीच में रसूलन बाई और बतूलन बाई को सुनकर, दो बहनें थी, गायिका थी और बहुत अच्छा गाती थी, तो उनको सुनकर उनके मन में संगीत के प्रति प्रेम उपजा। अब ये तीन आपके क्या है, SRT टाइप के हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, सिर्फ एक उत्तर सही होगा। अगर आपने इनका उत्तर सही किया है तो आपको लेवल मिलेंगे, और नहीं किया है तो नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका प्रश्न 4 और प्रश्न 5 है, ये आपका CRT है। CRT यानी कि आपने यहाँ पर उत्तर खुद से लिखना है, और कितने अच्छे तरीके से आप लिखते हैं। तो हमारे टीचर्स के लिए जो स्कोरिंग गाइड है उसमें सारे बिंदु दिए गए हैं। अगर उस गाइड के अनुसार और इस गद्यांश के अनुसार सारे बिंदु आप अच्छे से अपनी भाषा में लिखते हैं तो आपको पूरा लेवल दिया जाएगा। और आप जैसे जैसे आप कम बिंदु लिखते जाएंगे, 2 लिखेंगे तो कम लेवल दिया जाएगा, 1 लिखेंगे तो और उससे कम लेवल दिया जाएगा, और कुछ भी आप उसके आसपास नहीं लिखते हैं तो आपको कोई भी लेवल नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 4 है आपकी, काशी में बिस्मिल्लाह खां के दिन की शुरुआत कैसे होती थी? तो काशी में बिस्मिल्लाह खां क्या करते थे, सुबह सुबह बालाजी के मंदिर में जाते थे और वहाँ पर रियाज करने के लिए जाते थे। रास्ते में रसूलन बाई और बतूलन बाई, दो गायिका बहनें हैं, उनका गाना सुनते हुए जाते थे। तो इस तरीके से उनके दिन की क्या होती थी, शुरुआत होती थी। तो ये एक तरह से आप हिंट कह सकते हैं। अब ये सारे बिंदु अगर आप लिखते हैं, अच्छे से अपनी भाषा में लिखते हैं, जैसे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की दिनचर्या की शुरुआत कहाँ से होती थी, बालाजी मंदिर के डोडी से होती थी, जिसके नौबत खाने में वो शहनाई का रियाज करते थे। और मंदिर जाते समय अभी हमने बात की, बतूलन बाई और रसूलन बाई नामक 2 गायिका बहनें थी और उनका गाना सुनते हुए जाते थे। तो ये सारे पॉइंट अगर आप लिख देते हैं तो आपको हाईएस्ट लेवल मिलेगा। इनमें से कोई 2 पॉइंट आप लिखेंगे तो थोड़ा लेवल कम हो जाएगा, और इनमें से 1 पॉइंट लिखेंगे तो और लेवल कम हो जाएगा। और अगर आप बिल्कुल ही इसके आसपास उत्तर नहीं देते हैं तो आपका लेवल क्या हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको लेवल नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर शब्द सीमा भी दी गई है कि बहुत ज़्यादा बड़ा भी आपने उत्तर नहीं लिखना है और बहुत छोटा नहीं लिखना है। 40 से 50 शब्दों में, यानी कि लगभग 6-7 लाइन आप कह सकते हैं, इसमें आपको लिखना है। आगे है गद्यांश के आधार पर बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो वही बात आ जाती है, 4 विशेषताएं पूछिए तो 4 ही आपको बतानी है। अगर आप उससे कम लिखेंगे तो फिर आपके नंबर या लेवल कम हो जाएंगे। अभी अभी हमने पढ़ा कि वो बहुत ही सीधे साधे थे, सरल स्वभाव के थे। वो अपनी कला की क्या करते थे, उपासना करते थे, रियाज करते थे, हर रोज़ कला के क्या थे, अच्छे उपासक थे। और बाहरी साज सज्जा में वो विश्वास नहीं करते थे, फटील अंगूठी पहनते थे, लेकिन उनको लगता था कि बाहर से दिखाने से कुछ नहीं होता, उनकी कला जो है वो सच्ची होनी चाहिए, उनका सुर क्या होना चाहिए, सधा हुआ होना चाहिए, और वो एक सच्चे इंसान थे। तो ये सारी बातें, लगभग 4 बिंदु हमारे जो गद्यांश में दिए गए हैं, वो चारों बिंदु अपनी भाषा में लिखेंगे तो आपको हाईएस्ट लेवल दिया जाएगा। और फिर वैसे ही जितना आप कम लिखेंगे, जितने कम बिंदु लिखेंगे, तो उसके हिसाब से आपके लेवल क्या हो जाएंगे, कम। जैसे पहला गद्यांश था वैसे ही यहाँ पर दूसरा गद्यांश दिया गया है, तो आइए इसे भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। बहुत समय पूर्व जब गुरुकुल शिक्षा की प्रणाली होती थी, तब हर बालक को अपने जीवन के 25 वर्ष गुरुकुल में बिताना पड़ता था। कितने वर्ष? 25 वर्ष। उस समय एक प्रचंड पंडित राधे गुप्त हुआ करते थे, जिनका गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध था। राधे गुप्त बुद्धिमानी का परिचय लेने के लिए एक परीक्षा आयोजित करना चाहते थे। उन्होंने सभी से कहा कि उन्हें अपनी पुत्री के विवाह की चिंता है, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए वे चाहते हैं कि उनके शिष्य सभी आवश्यक सामग्री कैसे भी करके एकत्र करें, चाहे उन्हें चोरी का रास्ता ही चुनना पड़े। अब चोरी का रास्ता चुनना पड़े, ये बात तो गलत लग रही है, लेकिन उन्हें चोरी करता कोई भी देख न सके। अब देखो, कोई देखे ना देखे, लेकिन चोरी करना तो गलत बात है। हम खुद तो अपने आप को देखते ही हैं कि हम कैसा काम कर रहे हैं। अगले दिन से सभी शिष्य इस कार्य में जुट गए और तरह तरह की वस्तुएं चुराकर राधे गुप्त को देने लगे। राधे गुप्त उन्हें एक विशेष स्थान पर रख देते ताकि परीक्षा के बाद ये सभी वस्तुएं उनके मालिक को वापस की जा सके।
तो आप देख सकते हैं राधे गुप्त जी अपने शिष्यों की परीक्षा लेना चाहते हैं। अगर गुरु कहेगा चोरी कीजिए तो क्या शिष्य को चोरी करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास अपनी भी तो बुद्धि होती है, अपनी भी तो मन की आवाज़ होती है, आत्मा की आवाज़ होती है। पर इन सब के दौरान रामास्वामी नाम का शिष्य गुरुकुल में चुपचाप बैठा हुआ था। राधे गुप्त ने उसके ऐसे बैठने का कारण पूछा। तब रामास्वामी ने बताया कि आपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा था कि चोरी करते वक्त कोई देख न सके, पर जब हम अकेले में भी चोरी करते हैं तब हमारी अंतर आत्मा उसे देख रही होती है, हम खुद से उसे नहीं छिपा सकते। ये बात सुन राधे गुप्त के चेहरे पर खुशी छा गई, क्योंकि वो अपने शिष्य की यही तो परीक्षा लेना चाहते थे कि गुरु के कहने या न कहने से कुछ नहीं होता, बल्कि आपको अपने विवेक और बुद्धि से फैसला करना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। उन्होंने उसी वक्त सभी को एकत्र किया और पूछा कि आप सबने जो चोरी की, क्या उसे किसी ने देखा? सभी कहते हैं नहीं। तब राधे गुप्त ने कहा कि क्या आप अपने अंतर्मन से भी इस चोरी को छिपा सके? सभी को बात समझ में आ गई और सबका सिर नीचे झुक गया, सिवाय रामास्वामी के। इसलिए मनुष्य को किसी भी कार्य के सही गलत के लिए अपने मन को टटोलना सबसे जरूरी है। तो ये कितना अच्छा गद्यांश है, इससे हम भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और अच्छे से आपने पढ़ लिया है तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपको पैटर्न समझ में आ गया। 5 सवाल में से 3 आपके क्या हैं, SRT यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन क्या हैं जिसमें आपको अपना उत्तर लिखना है। बहुत समय पहले गुरुकुल शिक्षा की क्या प्रणाली अपनाई जाती थी? तो गुरुकुल शिक्षा की कौन सी प्रणाली होती थी कि हर बालक को अपने जीवन के 25 वर्ष गुरुकुल में बिताने पड़ते थे। चोरी करने की क्या शर्त रखी गई थी कि भाई चोरी तो कर लीजिए लेकिन आपको कोई देख ना ले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे सही विकल्प कौन सा है, उसे कोई चोरी करते हुए देख न ले। तो कौन सा विकल्प सही है? बी है। गद्यांश के आधार पर बताइए कि कौन मनुष्य को सही राह दिखाता है। तो देखो गुरु नहीं दिखाता है, गुरु ने तो गलत काम बताया यहाँ पर। तो गद्यांश के आधार पर आपने उत्तर देना है। तो कौन राह दिखाता है? अंतर्मन। जो हमारा मन होता है वो देख रहा होता है। और चोरी की जो बात है वो हम बाकी लोगों से तो छुपा सकते हैं, लेकिन हमारे मन से थोड़ी ना छुपा सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं, इसमें आपने उत्तर खुद से लिखना है। 40 से 50 शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। क्या अंतर्मन हमें सही मार्ग दिखाता है? गद्यांश के माध्यम से किन्हीं 2 बिंदुओं के ऊपर उत्तर दें। तो 2 बिंदुओं के ऊपर उत्तर देना है, तो 2 बिंदुओं को आपने अच्छे से क्या करना है, लिखना है, विस्तार देना है। आपसे पूछा गया है क्या अंतर्मन हमें सही राह दिखाता है? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। हमारा अंतर्मन हमेशा हमें सही राह दिखाता है, चाहे हम उसकी बात माने या ना माने, लेकिन वो हमेशा हमें बताता है क्या सही है और क्या गलत है। गद्यांश के आधार पर भी हम देख सकते हैं रामास्वामी के मन ने उनको सही राह दिखाई और उन्होंने चोरी नहीं की। इसलिए हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए और हमें उसके आधार पर निर्णय लेना चाहिए। तो ये 2 बिंदु आप यहाँ पर विस्तार दे सकते हैं। अगर 2 बिंदु अच्छे से आप लिखेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे लेवल प्राप्त कर सकते हैं। और 1 लिखेंगे तो आपका लेवल कम हो जाएगा, और कोई भी नहीं लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका लेवल नहीं आपको दिया जाएगा। बुद्धिमानी की परीक्षा के लिए अपने शिष्यों से चोरी करवाना आपके अनुसार कितना उचित है? पक्ष या विपक्ष में 2 बिंदु लिखिए। अब देखो ये आपका अपना उत्तर है। अब इसमें आप पक्ष में क्या उत्तर देते हैं और विपक्ष में क्या उत्तर देते हैं, ये आपका खुद का उत्तर है, इसमें हम संकेत नहीं दे सकते। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, परीक्षा लेने के लिए चोरी करवाना या उसके बारे में बताना ठीक आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि गुरु को परीक्षा लेने के लिए भी इस तरह के नकारात्मक कार्य नहीं देने चाहिए। तो कोई भी आपका उत्तर हो सकता है। तो इसमें 2 बिंदु आप लिखेंगे, पक्ष में और विपक्ष में, उसी के आधार पर आपको लेवल दिया जाएगा। अब यहाँ पर अपठित काव्यांश है, तो जाहिर सी बात है अपठित है तो आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। बहुत ही कम ऐसा होता है कि कोई पढ़ा हुआ काव्यांश हमारे पास आ जाए। तो ये हमारी गोपाल दास नीरज जी की कविता है, जलाओ दिए। तो इस कविता को आपने पढ़ना है। जलाओ दिए इसका क्या है, शीर्षक है, और गोपाल दास नीरज इसके क्या हैं, कवि हैं, गोपाल दास नीरज। तो आपने नहीं पढ़ी होगी, बिल्कुल नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि सारी कविताएं हम नहीं पढ़ सकते हैं। कहीं से भी कोई कविता की पंक्तियां यहाँ पर दे दी जाती हैं, तो हम यहाँ पर अभी पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। तो हमें इतने दिए जलाने चाहिए, लेकिन साथ में ध्यान भी रखना चाहिए। धरा क्या होती है, पृथ्वी। धरा किसको हम कहते हैं, पृथ्वी को, कि पृथ्वी पर कहीं पर भी अंधेरा नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ अंधेरा किसका प्रतीक है? अंधेरा सिर्फ अंधकार का प्रतीक नहीं है, बल्कि बुराई का प्रतीक है। अंधेरा सिर्फ अंधेरे का प्रतीक नहीं है, बल्कि बुराई का प्रतीक है, भ्रष्टाचार का प्रतीक है, हिंसा का प्रतीक है।
तो हमें अपने पूरे की पूरी इस पृथ्वी पर क्या करना है, उजाला करना है। और ये जो दिया है, ये कैसा दिया है, हमारे मन का दिया है, अच्छाई का दिया है, हमारे अच्छे कर्मों का, सकारात्मक ऊर्जा का दिया है। तो कविता कभी सीधे सीधे बात नहीं करती है, कविता में छुपे हुए अर्थ होते हैं, उनको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, उड़े मृत्य मिट्टी गगन स्वर्ग छूले। तो हम क्या करें, नई ज्योति, और नई ज्योति यहाँ किसका प्रतीक है, यहाँ पर आशा और विश्वास का प्रतीक है। तो नई ज्योति के जो पंख हैं, नए पंख हैं, उनको हम धारण करके, और इस तरह से हम धारण करें कि मृत्य मिट्टी, मृत्य क्या होता है, मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक जो मिट्टी है, और गगन और स्वर्ग को छू ले। यानी कि जो ये पंख हैं, झिलमिलाते हुए पंख हैं, वो रोशनी करने के लिए सिर्फ पृथ्वी पर रोशनी नहीं करें, बल्कि आकाश तक उसकी रोशनी, स्वर्ग तक उसकी रोशनी क्या हो जाए, फैल जाए। यानी कि चारों तरफ अच्छाई अच्छाई फैल जाए। लगी रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर रहा भूले। तो अगर शब्दार्थ हमें समझ में आ जाते हैं तो भी हम कविता को समझ सकते हैं। तो रोशनी चारों तरफ ऐसी झूम उठे, ऐसी झड़ी लग जाए कि निशा क्या होती है, रात। निशा हम किसको कहते हैं, रात को। और तिमिर क्या होता है, अंधेरा या अंधकार होता है, और रात में अंधकार होता है। तो ऐसी रोशनी चारों तरफ फैल जाए, अच्छाई की रोशनी चारों तरफ फैल जाए, ऐसी झड़ी लग जाए, झूम उठे चारों तरफ रोशनी, कि रात में भी जो अंधकार है वो अपना रास्ता भूल जाए, अपनी गली भूल जाए। यानी कि रात में अंधेरा होता है सामान्य तौर पर, लेकिन हम इतना प्रकाश करें, इतनी अच्छाई हम इस दुनिया में भर दें, मानवता की भावना अगर हम सब में हो जाए, तो ये जो रात्रि का अंधकार है वो भी क्या होगा, अपना रास्ता भूल जाएगा। खुले मुक्ति का वे किरण द्वार जगमग, और मुक्ति का, सबकी भलाई के लिए एक मुक्ति का द्वार खुल जाए, जो किरण से जगमगा उठे, जो रोशनी से जगमगा उठे। उषा जा न पाए, निशा आ न पाए। विरोधाभास आप देख सकते हैं कि उषा जा न पाए, उषा क्या होता है, सुबह। तो जो सुबह का समय है वो हमेशा रहे, हमेशा हर किसी के जीवन में प्रभात रहे, सुबह रहे। कभी किसी के जीवन में रात्रि ना आए। तो रात्रि यहाँ पर निराशा का प्रतीक है, अंधेरे का प्रतीक है, और उषा यहाँ पर प्रकाश का प्रतीक है, रोशनी का प्रतीक है, सकारात्मकता का प्रतीक है। सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में, तो पूरे संसार भर में अगर हम बहुत सारा सृजन करते हैं, कुछ नया निर्माण करते हैं, तो वो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि हर किसी के चेहरे पर खुशी की लहर ना दौड़ जाए। यानी कि हर किसी को खुश करने के लिए क्या होना चाहिए, सृजन होना चाहिए। कहीं भी किसी द्वार पर उदासी, अगर कहीं पर भी किसी द्वार पर उदासी है, कोई व्यक्ति दुखी है, परेशान है, उदास है, तो इसका मतलब जो सृजन है वो क्या है, अधूरा है। मनुष्यता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी। अब लहू के लिए भूमि प्यासी यानी कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का तब तक दुश्मन बना रहेगा, तब तक हिंसा की भावना रहेगी, भ्रष्टाचार की भावना रहेगी, तब तक मनुष्यता पूर्ण नहीं बन सकती है। चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही, भले ही दिवाली यहाँ रोज आए। अब दिवाली पे चारों तरफ रोशनी होती है, लेकिन जब तक इंसान के अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना नहीं होगी, मानवता की भावना नहीं होगी, तब तक ये जो खेल है ये हमेशा विनाश का खेल चलता रहेगा। मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग में नहीं मिट सका धरा का अंधेरा। अब कहता है साधारण दीपक की दीप्ति, दीप्ति यानी कि रोशनी से, जग यानी कि संसार में केवल अंधेरा नहीं मिटाया जा सकता। सिर्फ दीपक जलाने से, साधारण दीपक जलाने से हम रोशनी नहीं कर सकते हैं। उतर क्यों न आए नखत, नखत क्या होते हैं, सितारे आप कह सकते हैं। नखत होता है नक्षत्र, सितारे या तारे आप कह सकते हैं, जो आसमान के सितारे हैं, जो तारे हैं, सब नयन के, नयन के यानी कि आँखों में। जब तक मनुष्य की आँखों में सारे के सारे सितारों की रोशनी नहीं भर जाए, तो ये प्रतीकात्मक अर्थ है। यानी कि मनुष्य जब तक अच्छी भावनाओं से परिपूर्ण नहीं होगा, मानवता की भावना से परिपूर्ण नहीं होगा, तब तक हम एक दीपक के माध्यम से संसार का अंधेरा नहीं मिटा सकते। नहीं कर सकेंगे हृदय में उजेरा, उजेरा क्या होता है, उजाला। कटेंगे तभी ये अंधेरे घिरे अब, स्वयं धर मनुज दीप का रूप आए। मनुज क्या होता है, मनुष्य दीप। यानी कि जब स्वयं मनुष्य अपने अंदर दीपक जलाएगा, अपने अंदर अच्छाई की भावना जागृत करेगा, मनुष्यता की भावना जागृत करेगा, तभी हम इस अंधकार को मिटा सकते हैं। एक साधारण दिए की सहायता से हम नहीं मिटा सकते हैं। तो देखो, हमने इसे समझने का प्रयास किया है। अब पेपर में आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप इसकी व्याख्या को समझें, तो एक बार आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जो मुश्किल शब्द हैं उनको अंडरलाइन कर लीजिएगा, और उनके जो अर्थ हैं वो पता लगाने की कोशिश कीजिए पूरी पंक्ति के माध्यम से, या किसी भी तरीके से अगर आपको उनके मीनिंग समझ में आ जाते हैं तो आप आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास 5 प्रश्न दिए गए हैं, 3 हमारे मल्टीपल चॉइस हैं और 2 जिसमें आपने उत्तर लिखना है। अंधेरा अपना रास्ता कैसे भूलता है। तो अंधेरा जो है वो अपना रास्ता कैसे भूल जाता है।
पंखों की झिलमिलाने से, रोशनी की झड़ी से। तो रोशनी की जब झड़ी लगती है तो अंधेरा अपना रास्ता क्या कर देता है, भुला देता है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर 2 या 3 क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, तो हमें सबसे सही के साथ जाना है। मनुष्यता कब तक पूर्ण नहीं बनेगी, जब तक भूमि लहू के लिए प्यासी रहेगी, हिंसा की भावना रहेगी। धरा का क्या अर्थ है, तो हमने अभी बताया था। धरा किसे कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। विश्व क्या होता है, संसार होता है। आकाश आसमान होता है। और धारा क्या होता है, प्रवाह आप कह सकते हैं, नदी की धारा आप कह सकते हैं। धरा पर अंधेरा किन रूपों में है, कविता के आधार पर उत्तर लिखिए। 40 से 50 शब्दों की सीमा यहाँ पर दी गई है। तो कविता के आधार पर हमें बताना है कि अंधेरा किसका प्रतीक है। कविता अभी अभी हमने समझने का प्रयास किया है और हमने देखा कविता में अंधेरे का मतलब वो अंधेरा नहीं है जो रात को होता है या दीपक के बुझ जाने पर होता है। यहाँ पर जिस अंधेरे की बात की गई है, कवि बताना चाहते हैं कि संसार में जब मनुष्यता खत्म हो जाती है तो अंधेरा छा जाता है। जब मनुष्य एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाता है, हिंसा की भावना उसके मन में होती है, तो अंधेरा होता है। जब जाति पाति के नाम पर भेदभाव होता है तो अंधकार होता है। और अगर किसी भी व्यक्ति के मुख पर उदासी की भावना है, उसके मन में दुख है, तो भी चारों तरफ हम कह सकते हैं पूरी तरह से प्रकाश नहीं फैला है, रोशनी नहीं फैली है। और जब तक भ्रष्टाचार है, बुराई की भावना है, तब तक हम नहीं मान सकते कि संसार में पूरी तरह से प्रकाश हो गया है। तो यहाँ पर अंधेरा किसका प्रतीक है, किस रूप में आया है, बुराई के रूप में, नकारात्मक ऊर्जा के रूप में, हिंसा के रूप में, अमानवीय भावना के रूप में, भेदभाव के रूप में, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो भेदभाव होता है, जो नफरत होती है, जो द्वेष की भावना होती है, जो घृणा की भावना होती है, इन सभी के रूपों में अंधेरा यहाँ पर कविता में प्रतीक के अर्थ में लिया गया है। तो इन सभी बिंदुओं के आधार पर आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। अगर आप सही उत्तर लिखेंगे, सारे बिंदुओं को कविता के आधार पर लिखेंगे तो आपको अच्छा लेवल मिलेगा। अगर थोड़े कम बिंदु लिखेंगे तो आपका लेवल कम हो जाएगा। और बिल्कुल ही अलग उत्तर लिखते हैं, कविता से संबंध करके नहीं लिखते हैं, तो कोई भी लेवल आपको नहीं दिया जाएगा। आगे है, सिर्फ दीप की दीप्ति से संसार का अंधेरा दूर नहीं हो सकता, उसके लिए क्या होना चाहिए। तो कविता की अंतिम पंक्तियों को जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा, कवि कहते हैं कि केवल दीपक की रोशनी से, दीप्ति क्या होती है, रोशनी, केवल दीपक की रोशनी से हम संसार में रोशनी नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसके लिए मनुष्य को स्वयं दीपक बनना होगा। मनुष्य को अपने मन में एक रोशनी करनी होगी, अपने मन में प्रकाश करना होगा। और किसका प्रकाश करना होगा, अच्छाई का प्रकाश करना होगा। संसार का अंधेरा तभी दूर हो सकता है जब मनुष्य के मन में मनुष्यता की भावना हो, दूसरों के लिए प्रेम की भावना हो, स्नेह की भावना हो, त्याग की भावना हो। वह दूसरों के लिए जीना सीखे और साथ में अमन और शांति के साथ इस धरती पर रहे। जब तक ये धरती एक दूसरे के खून की प्यासी रहेगी, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से प्रकाश हो गया है। धरती पर जब तक हिंसा रहेगी तब तक अंधेरा कायम रहेगा। जब तक कोई भी व्यक्ति दुखी रहेगा, किसी के मन में उदासी रहेगी, तभी अंधेरा कायम रहेगा। और इस पूरे अंधेरे को किस तरह से कम किया जा सकता है, जब मनुष्य अपने हृदय में प्रकाश को प्रकाशित करेगा, मनुष्य अपने मन में अच्छाई की भावना को जगाएगा, मानवता की भावना के साथ वो एक दूसरे के साथ व्यवहार करेगा, तभी हम इस अंधेरे को दूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी बातें जैसे मैं आपको बता रही हूँ, वैसे ही आपने अपने उत्तर के रूप में लिखनी है, अपने शब्दों में लिखना है। अगर ये सारे बिंदु आप लिखते हैं कविता के आधार पर तो आपको बिल्कुल अच्छा लेवल मिलेगा। कम लिखते हैं तो आपका लेवल कम हो जाता है। और बिल्कुल ही आप कविता से संबंध करके नहीं लिखेंगे तो आपका लेवल बिल्कुल अलग रहेगा, यानी कि आपको लेवल नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को पूछा गया है। आपके पाठ्यक्रम में जितने भी बिंदु दिए गए हैं व्याकरण से संबंधित, वहीं से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 16 से 20 के बीच में व्याकरण के आपके यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। और ये आपके MCQ बेस्ड हैं, यानी कि एक उत्तर सही है उसके साथ आपको जाना है। अगर आप सही उत्तर सेलेक्ट करते हैं तो आपको लेवल मिलेगा, अदरवाइज आपको लेवल नहीं मिलेगा। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के सीधे हिंदी भाषा में आ जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो ये परिभाषा है, और किसकी परिभाषा है, तत्सम शब्दों की। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और बिना किसी बदलाव के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। अगर उनमें थोड़ा सा हम बदलाव कर देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। शुद्ध शब्द क्या होते हैं, जिसमें मात्राओं की गलती नहीं होती है। और प्राकृत भाषा होती है, तो प्राकृत भाषा से संबंधित जो शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राकृत शब्द। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो अभी हमने देखा तत्सम क्या होते हैं, जो संस्कृत के होते हैं। तो बारात हमारा तत्सम नहीं है। मोती क्या होते हैं, संस्कृत में मुक्ता कहते हैं। भिखारी को संस्कृत में भिक्षुक कहते हैं। और भक्त जो होता है वो हमारा क्या है, तत्सम शब्द है। संस्कृत में हम भक्त कहते हैं। और इस तरीके से आप यहाँ पर चौथे विकल्प के साथ जा सकते हैं।
इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव कौन सा होता है? जो संस्कृत में रूप परिवर्तन के बाद हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तो ओष्ठ हमारा तत्सम है, संस्कृत का है। कटु हमारा तत्सम है, संस्कृत में प्रयोग करते हैं। कार्य भी हमारा क्या है? तत्सम है। और पंछी हमारा क्या होता है? पंछी हमारा तद्भव होता है। हिंदी भाषा में पंछी होता है और संस्कृत की बात करें तो क्या होता है? पक्षी। और कार्य का हिंदी में बात करें तो काम होता है, कटु का कड़वा होता है, ओष्ठ का होठ होता है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर चौथा विकल्प क्या हो जाएगा? सही। आगे आपके पास एक उदाहरण दिया गया है, इसको ध्यान से आपने पढ़ना है और यहाँ पर आपने रस की पहचान करनी है। तो रस भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। व्याकरण में आपने रस अवश्य पढ़े होंगे। रस हमारे मुख्य रूप से 9 होते हैं। 2 और रसों को जोड़ने के बाद कुल संख्या कितनी हो जाती है? 11। लेकिन आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ 9 रसों को शामिल किया गया है। 9 रस आप अच्छे से परिभाषा के साथ समझ लेते हैं तो वहीं से आपके सवाल बनेंगे। तो मिड टर्म के लिए आपको ये 9 रस जो है वो अच्छे से याद होने चाहिए। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। तो ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हमारा पाठ है। एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है सीबीएसई बोर्ड में। ये हमारा डीबीएसई बोर्ड है और वहाँ पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। अब मैंने इन पंक्तियों को पहले पढ़ा है तो मेरे लिए आसान है इसका मतलब समझना, लेकिन आपने पहले नहीं पढ़ा है तो आपको सिर्फ अंदाज़ा लगाना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और ये अवधी भाषा में है, तो अवधी भाषा अब हमें नहीं आती है तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर संदर्भ क्या है, किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है राम और लक्ष्मण और परशुराम। सीता स्वयंवर में राम के हाथों से शिव का धनुष टूट जाता है और शिव का धनुष टूटने के बाद परशुराम जो मुनि हैं वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव उनके क्या हैं? आराध्य देव हैं। और इस बात पर वो पूरी बहस होती है, बातचीत होती है राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में। तो यहाँ पर क्या बातचीत हो रही है? सुनहु राम। यहाँ पर परशुराम जी कह रहे हैं कि हे राम सुनो, जेही मतलब जिसने, शिव धनु मतलब शिव जी के धनुष को, तोड़ा मतलब तोड़ा है, अवधी भाषा है। सहस बाहु, सहस्त्र बाहु एक राजा का नाम था जो कि परशुराम का बहुत बड़ा दुश्मन था, शत्रु था। सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा, रिपु होता है शत्रु, कि वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा क्या है? शत्रु है। तो यहाँ पर परशुराम बहुत क्रोधित हो रहे हैं, क्रोध के भाव है उनके मन में, और जब क्रोध के भाव आते हैं तो हमारे मन में रौद्र रस उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? दूसरा। आ प्रत्यय से बना शब्द है, तो प्रत्यय और उपसर्ग भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए प्रत्यय की बात हो रही है जो कि पीछे लगता है, तो आ जमा ना, तो यहाँ पर तो ना प्रत्यय है हमारा। पढ़ जमा ना, सारे शब्दों को आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें भी ना प्रत्यय है आपका। और मेला जो है हमारा, मेले की अगर हम बात करें तो मेला में मेल हमारा क्या है? मूल शब्द है। और यहाँ पर आ की मात्रा के साथ हमारा क्या बन जाता है? मेला। तो यहाँ पर क्या है? आ प्रत्यय लगा है, बाकी में ना है, यहाँ पर भी ना है। और गिरना में क्या हो जाएगा? गिर और ना, तो यहाँ पर भी क्या है? ना प्रत्यय। तो आपका आ प्रत्यय से बना शब्द कौन सा हो जाता है? तीसरा। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ परिभाषाएं पूछ ली गई हैं रस से संबंधित, और इनके उत्तर आपको 40 से 50 शब्दों में देने हैं। और साथ में उपसर्ग से संबंधित भी सवाल पूछे गए हैं। तो यहाँ पर श्रृंगार रस को रसराज क्यों कहा जाता है? तो ये टाइपिंग एरर है। श्रृंगार हम ऐसे लिखते हैं, ये जो श्रृंगार है ये जब हम टाइप करते हैं लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे तो इस तरीके का लिखा जाता है, तो ये शुद्ध शब्द होता है, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग एरर की वजह से गलत लिखा गया है। तो रसराज क्या होता है? रसों का राजा, और श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया गया है कि भाई क्यों कहा जाता है, तो किस तरीके से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं कि जो प्रेम की भावना होती है वो हर जगह व्याप्त होती है, प्रेम सर्वव्यापक होता है। और श्रृंगार रस का जो मूल भाव होता है, स्थायी भाव होता है, वो रति होता है, यानी कि प्रेम होता है। और श्रृंगार रस जो है वो इतना प्रभावशाली होता है कि हर किसी प्राणी के मन में मौजूद रहता है, और सभी रसों में इसको श्रेष्ठ माना जाता है, इसका प्रभाव बहुत अधिक माना जाता है। और साथ में श्रृंगार रस से आगे चलकर 2 और रस का निर्माण होता है, और वो हमारे रस होते हैं भक्ति रस और वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में किसी बड़े व्यक्ति या माता पिता का किसी छोटे बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है, प्रेम भाव होता है, उसकी वजह से वात्सल्य के भाव उत्पन्न होते हैं। और ईश्वर के प्रति जब प्रेम की भावना उत्पन्न होती है भक्त के मन में, तो वो क्या होता है? आपका भक्ति रस होता है। और जब प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका के बीच में प्रेम की भावना उत्पन्न होती है तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। तो प्रेम जो तत्व है वो इतना व्यापक है कि इसकी सहायता से जो हमारे मन में अनुभूति होती है वो इतनी अलौकिक होती है कि सभी के सभी जो आचार्य हैं या जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी मुनि हैं, उन्होंने श्रृंगार को रसराज कहा है, क्योंकि प्रेम तत्व की यहाँ पर क्या होती है? प्रधानता होती है।
तो इस तरीके से जो बात है, अगर वो किसी भी तरीके से आप अपनी भाषा में लिखते हैं और ये सारी बातों के बारे में आप बताते हैं तो आपको हाईएस्ट लेवल दिया जाएगा। और यदि आप सिर्फ श्रृंगार रस की परिभाषा लिख देते हैं, कोई एक उदाहरण लिख देते हैं, तो आपका लेवल थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि सवाल क्या है, रसराज क्यों कहा जाता है, परिभाषा नहीं पूछी गई है। तो परिभाषा लिख देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा फोकस आपने किस पर करना है, उत्तर को स्पष्ट करने के लिए, रसराज क्यों कहा जाता है। तो इस तरीके से अगर आप बिल्कुल ही गलत लिखते हैं तो आपका कोई भी लेवल नहीं होगा। हास्य रस का लक्षण और उदाहरण दीजिए। तो हास्य रस का लक्षण, और लक्षण का मतलब क्या होता है कि भाई परिभाषा ही बतानी है, तो परिभाषा और एक उदाहरण आपको बताना है। तो जब हम किसी काव्य को पढ़ते या सुनते हैं तब पाठक या श्रोता के मन में, और पाठक और श्रोता को हम सहृदय भी कह सकते हैं, सहृदय के मन में जब हास्य के भाव उत्पन्न होते हैं, हंसी के भाव उत्पन्न होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हास्य रस होता है। तो ये इसके क्या हैं, लक्षण हैं कि जब किसी पाठक या श्रोता के मन में किसी भी काव्य को पढ़ने या सुनने के बाद हंसी के भाव उत्पन्न होते हैं, हंसी का संचार होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, हास्य रस होता है। और इसका कोई भी एक उदाहरण आप दे सकते हैं। और उदाहरण देते समय प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, किसी कविता की या काव्य की पंक्तियाँ ही आपने लिखनी है, आपने बिल्कुल अपने तरीके से कोई भी उदाहरण नहीं बनाना है, क्योंकि जो रस है वो मुख्य रूप से काव्य का तत्व होता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण आप देख सकते हैं, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कहाँ, वह उड़ गया सपर है, उत्तेजित हो पूछा उसने उड़ा, अरे वह कैसे, फड़ से उड़ा दूसरा बोला, उड़ा देखिए ऐसे। या फिर और भी कोई उदाहरण अगर आपके मन में है तो आप उसको देखकर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। या फिर कोई भी ऐसी कविता की पंक्तियाँ आप लिख सकते हैं जिसमें क्या होता है, हास्य रस होता है, जिसको पढ़कर या सुनकर बहुत हंसी आती है। उपसर्ग एवं प्रत्यय में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखो अंतर स्पष्ट करना है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों में अंतर आपको बताना है। तो उपसर्ग क्या होते हैं, कुछ शब्दांश होते हैं जिनको हम शब्द के आगे लगाकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, और इसमें एक मूल शब्द होता है और आगे जो लगता है उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग क्या होता है, शब्दांश होता है जो किसी शब्द के आगे लगकर एक नए शब्द का निर्माण करता है। और प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं और पीछे लगने के बाद एक नए शब्द का निर्माण होता है। तो एक अंतर हमारा स्पष्ट हो गया कि उपसर्ग आगे लगते हैं और प्रत्यय कहाँ पर लगते हैं, पीछे लगते हैं। एक एक उदाहरण भी आप दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं असत्य, आप कह सकते हैं, तो यहाँ पर अ हमारा क्या है, उपसर्ग है। इसी प्रकार से आप प्रत्यय का एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया सामाजिक, और सामाजिक में आपका क्या है, एक प्रत्यय है, समाज मूल शब्द है। तो इस तरीके से एक आपका यहाँ पर अंतर स्पष्ट हो गया। आप दूसरा बता सकते हैं, अधिकांश उपसर्ग का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है, जबकि प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता, किसी शब्द के साथ लगने के बाद वो अपना अर्थ स्पष्ट करता है। उदाहरण के लिए आप समझने का प्रयास कर सकते हैं, जैसे स्वतंत्र, तो स्व और तंत्र, स्व क्या होता है, स्व का एक अर्थ होता है, ये हमारा उपसर्ग है, स्व का अर्थ होता है अपना, तंत्र यानी कि शासन, अपना शासन यानी कि हम स्वतंत्र होते हैं, हमारा खुद के ऊपर ही अपना शासन होता है, हम अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। और अगर हम प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पर देखो इक प्रत्यय है, तो इक का अपना कोई अर्थ नहीं है, लेकिन शब्द के साथ लगने के बाद एक नया अर्थ यहाँ पर ये शब्द दे रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उपसर्ग जो ज़्यादातर होते हैं उनका कोई ना कोई अर्थ होता है, लेकिन प्रत्यय का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं होता है। उपसर्ग जुड़ने से या तो मूल शब्द का अर्थ एकदम से विपरीत हो जाता है या नए शब्द का निर्माण होता है, जबकि प्रत्यय के जुड़ने पर मूल शब्द से ही संबंधित कोई शब्द बनता है। कभी कभी जब हम उपसर्ग जोड़ते हैं तो एकदम से एक नया शब्द आ जाता है, लेकिन प्रत्यय जब हम जोड़ते हैं तो उसी से संबंधित शब्द का निर्माण होता है। जैसे सामाजिक हमने देखा, तो सामाजिक समाज से ही संबंधित है, इसमें कोई ज़्यादा खास परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जब उपसर्ग का हम प्रयोग करते हैं तो कई बार एक बहुत नया शब्द या विपरीतार्थक शब्द भी हमारे सामने आ जाता है। तो इस तरीके से आप इनके अंतर लिख सकते हैं। आगे आपका यहाँ पर दिया गया है कि तद्भव शब्दों के तत्सम रूप आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर ये हमारे तद्भव हैं, और आग का हमारा तत्सम क्या हो जाता है, आग को हम क्या कहते हैं, अग्नि भी कहते हैं, जो संस्कृत भाषा में आपको बताना है। दही क्या होता है, दही हमारा होता है दधी, दधी संस्कृत में कहते हैं। हाथ क्या होता है, हाथ हम कहते हैं हस्त को कहते हैं हाथ। और यहाँ पर है कान, और कान के लिए संस्कृत में किसका प्रयोग करते हैं, कर्ण का प्रयोग करते हैं। कर्ण फूल आपने सुना होगा, कानों में पहने जाने वाले जो फूल हैं उनको हम क्या कहते हैं, कर्ण फूल। तो इस तरीके से आप इनके क्या लिखेंगे, तत्सम शब्द लिखेंगे। आगे है अनुकरणीय शब्द में प्रत्यय व मूल शब्द पृथक करके लिखिए। पृथक करना यानी कि अलग करना, यहाँ पर अर्थ भी आप देख सकते हैं। तो ये देखो, अनुकरण तो आपने सुना ही है, अनुकरण यानी कि किसी का पीछा करना या पीछे पीछे चलना, अनुकरण। और यहाँ पर ये जो है बड़ी ई के साथ क्या आएगा, ये। तो यहाँ पर मात्रा भी आप देख सकते हैं, अनुकरण और ये।
तो इस तरीके से आपने यहाँ पर मूल शब्द बताना है और मूल शब्द के साथ साथ आपने क्या बताना है कि इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगर ये आप सही तरीके से लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। तो अनुकरण हमारा क्या है यहाँ पर, मूल शब्द, तो आप इसको लिख देंगे, मूल शब्द है और पीछे जो हमारा लगा है वो क्या होता है, प्रत्यय होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे तीसरा खंड आप देख सकते हैं। अब आपकी पाठ्य पुस्तक में जितने भी पाठ आपने पढ़े हैं वहाँ से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं और ये आप आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 50 से 70 शब्दों की सीमा में आपने इनके उत्तर देने हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने जादू क्यों कहा है, पाठ के आधार पर इसका कारण स्पष्ट कीजिए। तो बाल गोविंद भगत पाठ आपने पढ़ लिया है और आपने देखा कि वो कितना मधुर स्वर में गाते थे, कितना मीठा गाते थे और विशेष तौर पर जब वो खेतों में काम करते थे, धान की रोपाई करते थे, तो गाते गाते क्या करते थे, धान को रोपते थे और इतना अच्छा गाते थे कि आसपास का पूरा जो माहौल है वो संगीत में हो जाता था। जो किसान थे वो झूमने लगते थे, औरतें जो मेड़ों पर खड़ी रहती थी उनके होठ गुनगुनाने लगते थे और साथ में जो हल चलाने वाले हैं उनके पैर संगीत की ताल के साथ उठने लगते थे। और इस तरीके से वहाँ आसपास जो बच्चे खेल रहे होते थे वो बिल्कुल अच्छे से उछल कूद करने लगते थे। बाल गोविंद भगत के मधुर संगीत को जो भी सुनता था तो ऐसे लगता था उनके ऊपर जादू का असर हो गया है। और एक बार क्या होता है, बहुत ही ठंड का मौसम होता है और लेखक बहुत लेट उठने वाले होते हैं और बाल गोविंद भगत के संगीत में इतना जादू होता है कि लेखक को भी आकर्षित कर लेता है और वो इतना सुबह जल्दी उठ जाते हैं और उनके संगीत के पीछे पीछे बिल्कुल मोहित हो जाते हैं। इन सभी बातों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने जादू के समान माना है, जिसका असर आसपास के लोगों पर दिखाई देता है। तो ये सारे बिंदु अगर आप लिखते हैं तो आपको पूरा स्तर दिया जाएगा। अगर आप थोड़ा बहुत कम लिखते हैं तो आप कह सकते हैं कम लेवल मिलेगा और बिल्कुल ही अलग लिखते हैं या नहीं लिखते हैं तो आपको कोई भी लेवल नहीं दिया जाएगा। देश की सीमा पर सैनिक किस प्रकार की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति भारतीय युवकों का क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो बुत बारूद और पहाड़ पाठ आपने पढ़ा होगा और जो सैनिक हैं हमारे इतनी ठंड में किस तरह से सीमा पर तैनात रहते हैं और किस मुश्किलों का सामना करते हैं, तो ये आपने जरूर वहाँ पर पढ़ा है। मेजर शैतान सिंह के बारे में आपने पढ़ा है और किस तरीके का उनका जीवन होता है, तो उसी से संबंधित करके आपने यहाँ पर अपना उत्तर देना है। तो दो बातें पूछी गई है कि जो सैनिक है किस प्रकार की कठिनाइयों से जूझते हैं और दूसरी बात आपको बतानी है कि भारत के जो युवक हैं उनका क्या उत्तरदायित्व है, क्या जिम्मेदारी बनती है उनके प्रति। तो हम कह सकते हैं कि देश की सीमा पर जो सैनिक होते हैं वो सर्दी में, गर्मी में, किसी भी तरह के मौसम में किस तरह से तैनात रहते हैं और कभी कभी तो तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है और इतनी सर्दी में भी वो वहाँ पर देश की रक्षा के लिए डटे रहते हैं और हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। और इस प्रकार एक सैनिक का जो जीवन होता है बहुत ही कठिन होता है। वो अपने देश के लिए, अपने परिवार और साथ में अपनी सुख सुविधाओं को भी भूल जाते हैं और देश को सबसे आगे रखते हैं, देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। और सैनिकों के प्रति सभी भारतीय युवकों का क्या दायित्व होना चाहिए, दायित्व होना चाहिए कि हम उनके साथ और उनके परिवार के साथ हमेशा सहानुभूति के साथ, प्यार के साथ, सम्मान के साथ पेश आएं, उनको हम सम्मान दें और साथ में किसी भी प्रकार की अगर सहायता दे सकते हैं तो हमें करने का प्रयास करना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी किसी भी गतिविधि के माध्यम से उनको कोई भी कष्ट ना पहुंचे। इस प्रकार प्यार और सम्मान की भावना दिखाकर हम उनके प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभा सकते हैं। फागुन की आभा कैसी है, कविता अट नहीं रही है, निराला जी की कविता आपने पढ़ी है और उसमें कैसी स्थिति का वर्णन किया गया है। तो फागुन जो महीना होता है उसमें होली का त्यौहार आता है, मार्च के महीने में आता है और आसपास का जो वातावरण होता है वो इतना सुंदर हो जाता है। आभा का मतलब क्या होता है, चमक होता है, सुंदरता होता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अट नहीं रही है कविता में फागुन के महीने की सुंदरता का इतना अच्छा वर्णन किया है। उनका मानना है कि फागुन के महीने में प्रकृति की जो शोभा होती है, सुंदरता होती है, वो अपनी चरम सीमा पर होती है। आसपास इतने सुंदर फूल और पत्तियां आ जाती हैं, पेड़ पौधे फूलों से लदे हुए होते हैं, कहीं पर लाल रंग की, कहीं पर हरे रंग के पत्ते होते हैं और पूरा वातावरण खुशबू से महक उठता है और इतनी सुंदरता होती है कि कवि चाहकर भी उसकी तरफ से अपना ध्यान हटाना चाहता है, अपनी आंखें हटाना चाहता है, लेकिन हटा नहीं पाता है। तो ये पूरी सुंदरता का जो वातावरण है और ऐसे लगता है पूरी प्रकृति ने अपने गले में क्या पहन ली है, फूलों की माला पहन ली है। तो ये सारा जो वर्णन हमने, छोटी सी कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है, आपने अवश्य पढ़ी है। तो उसके आधार पर ये सारे बिंदु लिखेंगे तो आपको पूरा स्तर दिया जाएगा। थोड़े कम बिंदु लिखेंगे तो आपका स्तर कम हो जाएगा और कुछ भी आप नहीं लिखते हैं या गलत लिखते हैं तो आपका स्तर आपको नहीं मिलेगा।
आगे आपसे पूछा गया है अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। याद कीजिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो निबंध हमने पढ़ा था भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, उसमें अंतिम पंक्तियों में लिखा था कि हमें अपनी भाषा की उन्नति करना है। और उनका कहना भी था निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिये को सूल। कि अपनी भाषा की उन्नति से ही हम बाकी अपना विकास कर सकते हैं। भारतीयों के साथ क्या समस्या है कि वो अपनी भाषा का सम्मान नहीं करते हैं, हिंदी भाषा का सम्मान नहीं करते हैं और विदेशी भाषा का सम्मान करते हैं और विदेशी भाषा बोलने वालों को अपने से ज़्यादा बुद्धिमान भी मानते हैं। तो इस पंक्ति के माध्यम से आपने क्या करना है कि लेखक क्या कहना चाहते हैं, लेखक कहना चाहते हैं कि राष्ट्रभाषा का सम्मान करना आवश्यक है, अपने देश की भाषा का सम्मान करना आवश्यक है। अपने देश की भाषा में हम बात करेंगे तो अपनेपन की भावना हमारे अंदर आएगी और साथ में हम अच्छे से बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं, हर किसी व्यक्ति के साथ जुड़ सकते हैं। और अपनी भाषा में बात करने से जो सुकून अनुभव होता है वो किसी दूसरे की भाषा में बात करने से नहीं हो सकता। वर्तमान समय में ये क्यों आवश्यक है, तो वर्तमान समय में भी आप देख सकते हैं हम अपनी भाषा को कितना महत्व दे रहे हैं और कितना नहीं दे रहे हैं, तो तर्क के आधार पर आपको उत्तर देना है। तो वर्तमान समय में भी इस समस्या को हम जोड़कर देख सकते हैं कि आज भी लोग अंग्रेजी भाषा या विदेशी भाषाओं को बोलने वाले को ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं और हिंदी भाषा का इतना सम्मान नहीं करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमें विदेशी भाषाएं नहीं सीखनी चाहिए, बिल्कुल सीखनी चाहिए, बहुत अच्छे से सीखनी चाहिए। विदेश में जाकर अपने देश का मान सम्मान बढ़ाना चाहिए, रोजगार प्राप्त करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपना और अपनी भाषा और अपने देश और अपनी संस्कृति का भी सम्मान करना चाहिए। हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना है और तभी हम आगे फल फूल सकते हैं, विकास कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी बातों को अपने शब्दों में लिख सकते हैं और जितने बिंदु आप महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं वो सारे लिखेंगे तो आपका स्तर बिल्कुल पूरा आएगा या फिर आपका स्तर धीरे धीरे कम हो जाएगा जितने कम बिंदु आप लिखेंगे। एक वृक्ष की हत्या पाठ के आधार पर कवि वृक्ष के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है, तो कुंवर नारायण जी की जो कविता है आपने पढ़ी है, पहली ही कविता थी हमारी इकाई 1 में। तो एक वृक्ष की हत्या के माध्यम से प्रकृति के प्रति संवेदनशील होने के लिए कवि हमें प्रेरित करता है। हम धीरे धीरे पेड़ों को काटते जा रहे हैं और काटने के कारण किस तरह से प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, पर्यावरण में कितनी सारी समस्याएं आ रही हैं, कितनी सारी बीमारियां हम आसपास देख सकते हैं जो प्रकृति के असंतुलन की वजह से उत्पन्न हो रही हैं। वृक्षों के महत्व को कविता में दिखाया गया है और वृक्ष को एक चौकीदार के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से एक चौकीदार जैसे हमारी सुरक्षा करता है वैसे ही जो कवि है कल्पना करता है कि उसके घर के सामने जो पेड़ है बिल्कुल चौकीदार की तरीके से वहाँ पर खड़ा रहता है जब भी वो शहर से गाँव जाता है और एक भरोसेमंद मित्र की भांति उसकी समस्याओं को सुनता है, वो उसकी छाया में बैठकर सुकून अनुभव करता है। तो कविता के माध्यम से इस तरह का माहौल बनाया गया है कि हमें वृक्षों का सम्मान करना चाहिए, प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, नदियों का सम्मान करना चाहिए, प्रकृति में जो भी वस्तु है उसका संतुलन बनाकर रखना चाहिए ताकि हमारा जीवन बेहतर हो सके। तो इस तरीके से आप अपने उत्तर को लिख सकते हैं और वही बातें हैं जैसा आप उत्तर लिखोगे, जितना अच्छा लेवल का लिखोगे उतने ही लेवल आपके अच्छे आएंगे। आगे आप देख सकते हैं ये आपका चौथा खंड है और ये जो खंड है ये रचनात्मक लेखन से संबंधित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञापन तैयार करना है, 2 आपके पास यहाँ पर विकल्प है, दोनों में से एक आपको करना है, 40 से 50 शब्द। तो विज्ञापन को आपको पैराग्राफ्स की तरीके से, अनुच्छेद के तरीके से लिखना नहीं होता बल्कि आपने एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से पता है विज्ञापन कैसा होता है। तो इस तरीके से आपको ये बॉक्स बनाकर और यहाँ पर आप पिक्चर्स बना सकते हैं और हाईलाइटेड करके पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो आपने पैराग्राफ्स की फॉर्म में नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको उसका शीर्षक लिखना है, किससे संबंधित करके आप लिख रहे हैं और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इस तरीके से लिखनी है। तो शब्द सीमा आप ये मत सोचना कि यहाँ पर एक पूरा पैराग्राफ्स लिखना है। तो एसओएससी विद्यालय में आप पढ़ते हैं, डीबीएससी बोर्ड आपका है और इसका हम प्रश्न पत्र भी हल कर रहे हैं। एसओएससी विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने के लिए आपने एक विज्ञापन तैयार करना है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा होगा मार्च के आसपास एक विज्ञापन जारी किया जाता है, पूरा सर्कुलर जारी किया जाता है दिल्ली सरकार की तरफ से, डीबीएससी बोर्ड की तरफ से कि विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं और ये जो विद्यालय है इसमें प्रवेश प्रक्रिया क्या होती है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो ये सारी जो बातें हैं विज्ञापन के रूप में आप भी देखते हैं। तो इसी तरीके से आपने एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो दूसरा है वर्षा ऋतु में अधिक फैलने वाली बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक विज्ञापन तैयार करना है। तो बारिश का मौसम आता है तो बहुत सारे क्या हो जाते हैं, मच्छर हो जाते हैं, डेंगू फैलने की समस्या हो जाती है और आसपास इतनी गंदगी होती है जिससे और भी टाइफाइड जैसी बीमारी हो जाती है और भी मलेरिया आप कह सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बारिश के मौसम में पनपती हैं। तो उसके संबंध में आप क्या कर सकते हैं, लोगों को जागरूक करते हुए अपना विज्ञापन तैयार कर सकते हैं कि लोगों को क्या
क्या नहीं करना चाहिए। अपने आसपास कूड़ा करकट इकट्ठा ना होने दें। अगर आसपास गली में कोई पानी ठहर रहा है किसी जगह पर तो उसको निकाल देना चाहिए। साथ में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए। पूरी बाजू के कपड़े पहनने चाहिए। मच्छरों से कैसे बचाव किया जाए, तो आप काफ़ी समझदार हैं और ये हमारे आम जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, तो आप इससे विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं संवाद। और संवाद क्या होता है? बातचीत होती है, दो लोग होते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच हो रहा है और ये कितना मतलब आप कह सकते हैं कितना मज़ेदार टॉपिक यहाँ पर दिया गया है, ज़्यादातर बच्चों को पसंद आएगा। तो दो मित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत के रूप में आपने अपना संवाद लिखना है और 100 से 120 शब्दों के आसपास आपकी शब्द सीमा यहाँ पर दी गई है, तो इस बात का ध्यान रखना है। और विशेष रूप से जब इस तरह का आप संवाद लिखते हैं तो आपने फॉर्मल बातें लिखनी है, औपचारिक बातें लिखनी है, आपने इनफॉर्मल नहीं होना। जब हम अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, घर पर बातचीत करते हैं, गली मोहल्ले में बातचीत करते हैं, तो हम अपने तरीके से बातचीत करते हैं। लेकिन जब पेपर में हम लिखते हैं और यहाँ पर आपको संवाद लिखना है, तो आपको अपनी भाषा का, अपने संवाद का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप ये संवाद नहीं लिखते हैं तो आप दूसरा भी यहाँ पर लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिखना है। शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को देखकर विद्यार्थी प्रसन्न होते हैं। इसी विषय पर दो विद्यार्थियों के मध्य वार्तालाप को संवाद शैली में लिखिए। तो मान लीजिए आपके विद्यालय में शिक्षक दिवस मनाया गया है, जो अभी अभी गया है 5 सितंबर को, और आपने जो देखा, जैसा मनाया गया है, या आपके मन में कोई कल्पना है कि ऐसा मनाया जाना चाहिए, तो उससे संबंध करके आप अपनी कल्पना के आधार पर अपने दोस्त के साथ बातचीत कैसे करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जब आप संवाद लिखते हैं तो आप अपने मन में कल्पना भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो संवाद वास्तविक रूप में कहीं हुआ है या होगा। तो आपका जो विद्यालय का कार्यक्रम है, मान लीजिए वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने मन में कल्पना करके, उससे अच्छे की कल्पना करके भी आप लिख सकते हैं, या जैसा हुआ है उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप पेपर में लिख रहे हैं तो आपकी भाषा बहुत सही होनी चाहिए और औपचारिक भाषा का आपको प्रयोग करना है। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर निबंध लिखना है, और निबंध लिखना आपको अच्छे से आता है, तो यहाँ पर 2 ही विकल्प दिए गए हैं। भारत के अंतरिक्ष में बढ़ते कदम, तो चंद्रयान 3 आपने देखा सफलतापूर्वक चांद पर पहुंच गया है और कितना हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, तो आप उस बात को भी यहाँ पर जोड़कर देख सकते हैं। और साथ में इसरो है, इसरो के बारे में आपको जानकारी है और किस तरह से जो हमारे वैज्ञानिक है वो मेहनत करते हैं और देश की उन्नति किस तरीके से इस बात पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं को हेडिंग के रूप में लिखते हुए इनको थोड़ा थोड़ा विस्तार देते हुए और 150 से 200 शब्दों में आपने अपना निबंध लिखना है। तो मुझे लगता है सारे बच्चे इसे बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अगर ये आप नहीं लिखते हैं तो दूसरा विकल्प भी आपके पास है, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। तो ये हमारा देश है, राष्ट्र है, भारत है, और इसका निर्माण आप सभी युवाओं को करना है। तो किस तरीके से आपकी अपनी सोच है, कैसे आप इसका निर्माण कर सकते हैं, तो ये आप अपने विचारों के आधार पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी बिंदु दिए गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा प्रश्न पत्र हमने हल कर लिया है। आशा करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। और साथ में हम जो हमारी स्कोरिंग गाइड की बात कर रहे थे वीडियो के शुरुआत में, आइए उसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। आप उसको देखते ही समझ जाएंगे कि कहाँ पर आपको लेवल पूरा मिल रहा है और कहाँ पर आपका लेवल कम हो रहा है। पूरे प्रश्न पत्र में जब भी हमने बातचीत की है तो बार बार स्तर की बातचीत की है कि कैसे आपको पूरा स्तर मिलेगा और कैसे आपका स्तर कम हो जाता है। आइए उसको दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पर हमारी स्कोरिंग गाइड है, इसे आप देख सकते हैं। जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, वहाँ पर सिर्फ एक ही लेवल आपको मिलेगा। सभी बच्चों का सही है तो आपका 1 लेवल होगा, अगर गलत है तो आपका लेवल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बाकी जिसमें आपने उत्तर लिखा है उसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा प्रश्न था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का, तो अगर इस तरह से सारे बिंदुओं के ऊपर बातचीत आप करेंगे तो आपका पूरा स्तर मिलेगा। अगर सिर्फ 2 बिंदुओं के ऊपर बातचीत करेंगे तो आपका स्तर कम हो जाएगा, और सिर्फ 1 बिंदु लिखेंगे तो और कम हो जाएगा। और कोई भी उत्तर नहीं लिखते या गलत लिखते हैं तो आपका लेवल नहीं मिलेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप देख रहे हैं टीचर्स को स्कोरिंग गाइड प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिस्मिल्लाह खां के 4 महत्वपूर्ण गुणों के बारे में बातचीत करनी थी, तो इस तरीके से आप चारों बातों को अगर अच्छे से लिखते हैं तो आपको पूरा स्तर मिलेगा। सिर्फ 3 बिंदु लिखते हैं तो आपका लेवल कम हो जाएगा। अगर आप सिर्फ 2 बिंदु लिखते हैं तो लेवल और कम हो जाएगा, 1 बिंदु लिखते हैं और कम हो जाएगा, और कोई भी उत्तर नहीं देते या गलत लिखते हैं तो कोई भी लेवल नहीं दिया जाएगा। तो इस बात को आपको अच्छे से समझना है ताकि मिड टर्म की जब परीक्षा होगी तो उत्तर लिखते समय आप कंजूसी नहीं करेंगे। जो भी उत्तर आपको लिखना है उसमें सारी बातें स्पष्ट करनी है। इसी प्रकार से आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा विस्तार से अगर आप पूरा महत्वपूर्ण बिंदु लिखते हैं तो आपको पूरा स्तर मिलेगा। कोई एक बिंदु आप लिखेंगे तो आपका स्तर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से आप देख सकते हैं कहाँ पर आपको पूरा लेवल मिल रहा है, कहाँ पर आपके लेवल कैसे कम हो रहे हैं। अगर आप जितने कम बिंदु लिखेंगे आपका लेवल डाउन होता चला जाएगा।
तो मिड टर्म में आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है, जितनी भी बात पूछी गई है उसके आधार पर आपने स्पष्ट उत्तर देना है। सभी में आप देख सकते हैं लेवल किस तरीके से, सबसे ऊपर लेवल आपको आना है तो सारे बिंदु लिखने पड़ेंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप इस तरीके से पूरे बिंदु विस्तार से लिखते हैं तो आपका 6 लेवल हो जाता है। अगर आप सिर्फ परिभाषा और उदाहरण लिखते हैं तो आपका लेवल सीधा 3 पर आ जाता है, और कोई भी उत्तर नहीं देते हैं तो आपका लेवल कम हो जाता है। तो ये सभी प्रश्नों पर लागू होता है, आप इसको ध्यान से पढ़कर देख लीजिएगा लेवल आपके किस तरीके से दिए जाते हैं। और जहाँ पर सिर्फ एक ही उत्तर होता है, ज़्यादा लिखने का नहीं होता, वहाँ पर एक ही लेवल फिक्स किया जाता है और फिर बाद में आपका एक तरह से पूरा असेसमेंट किया जाता है। लास्ट में आपका एक लेवल सेलेक्ट किया जाता है कि आप कौन से लेवल पर हैं। साथ ही व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न हैं, जिसमें आप विज्ञापन तैयार करते हैं या फिर संवाद लिखते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो कोई फिक्स उत्तर होता नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आपका लेवल दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आपको 7 से 8 के बीच में यानी कि हाईएस्ट लेवल चाहिए तो शब्दावली की विस्तृत श्रृंखला का प्रयोग करते हैं, यानी कि बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है। व्याकरणिक संरचनाओं की विस्तृत श्रृंखला का आमतौर पर सटीक रूप से प्रयोग करते हैं, यानी कि शुद्ध वर्तनी होनी चाहिए आपकी। पर्याप्त संरचनाओं का उपयोग करके एक उपयुक्त प्रारूप में जानकारी को व्यवस्थित करते हैं, यानी कि अच्छे तरीके से आपको लिखना है, शुद्ध भाषा में लिखना है, अच्छी हिंदी में लिखना है। स्पष्ट समझ और संदर्भ के अनुरूप उद्देश्य अनुसार लगभग समस्त जानकारी का प्रयोग करते हैं, और प्रारंभ और अंत में अच्छे तरीके से लिखते हैं, मुख्य भाग को विस्तार देते हैं और निष्कर्ष लिखते हैं, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब दूसरे पे आप देख सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा कम लिखेंगे, अच्छे शब्दों का ज़्यादा प्रयोग नहीं करेंगे, शुद्ध हिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे, तो आपका लेवल डाउन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जितना आप कम प्रयोग करेंगे उतने ही लेवल आपके डाउन होते चले जाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से जितना आप अच्छा लिखेंगे उतने ही आपके लेवल सबसे अच्छे आने वाले हैं। तो ये देखो, व्याकरण के लिए है कि आप निबंध कैसा लिखते हैं, विज्ञापन कैसा तैयार करते हैं, संवाद कैसा लिखते हैं। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा की जाती है, ताकि पेपर चेक करने से पहले ये पूरी बातें हम ध्यान रखें और आपके पेपर को चेक करें। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और इन सभी महत्वपूर्ण बातों का जिसके बारे में आज हमने बातचीत की है, आप इनका ध्यान रखेंगे। और मिड टर्म की जो परीक्षा आपकी होने वाली है अक्टूबर में, और साथ में इसके बाद भी आपकी फाइनल परीक्षा होगी, तो इसमें आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अपने उत्तर को बेहतर बनाएंगे, ताकि आपको अच्छे से अच्छा लेवल या स्तर दिया जा सके। जितना आप शॉर्टकट करेंगे, जितना आप जल्दबाजी करेंगे, जितनी आप गलतियां करेंगे, जितनी आप चलती हुई हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे, शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, उतने ही लेवल आपके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।